जय हिंद सभी बच्चों को। कल हमने बायनोमियल समझी थी कि बायनोमियल होती क्या है। उसके कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस किए थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। आज हम 3 टॉपिकों को एक साथ कवर करेंगे। सबसे पहला है जनरल टर्म क्या होती है किसी भी बायनोमियल एक्सपेंशन में, और यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हमने कल x प्लस ए की पावर n, x माइनस ए की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n और 1 माइनस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन को पढ़ा था। उनके क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। मैं x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन खोल के बताता हूँ क्योंकि जनरल टर्म समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत से क्वेश्चंस इसके बेस पर लगेंगे। सो अगर आपको याद है तो हमने कुछ इस टाइप का ओपन किया था। x प्लस ए की पावर n, n माइनस 1 ए की पावर 1 प्लस n c2 x की पावर n माइनस 2 ए की पावर 2 एंड सो ऑन। फिर हमने कहा था बीच में कहीं पर एक rth टर्म भी मिलेगी, n माइनस आर ए की पावर r, और लास्ट में जाकर मुझे एक nth टर्म देखने के लिए मिलेगी x की पावर n माइनस n और a की पावर n। नाउ जनरल टर्म बोलने का क्या मतलब है, ऐसी जैसे हम एपी में पढ़ते थे कि जनरल टर्म या nth टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इस n की जगह पर अगर 2 पुट करोगे तो आपको सेकंड नंबर की टर्म मिल जाएगी। आप n की जगह पर 4 पुट करोगे तो आपको फोर्थ नंबर की टर्म मिल जाएगी। इन द सेम वे जनरल टर्म यही होती है कि हम इसकी इस एक्सपेंशन की कोई ऐसी टर्म लिखकर दिखा दे जो हमें किसी भी टर्म्स के पास ले जाए। लेकिन यहाँ पर एक गेम है। गेम ये है, अगर हम फर्स्ट टर्म देखें तो हमारे माइंड में काम करता है कि ये हमारी फर्स्ट टर्म है। नहीं, बाइनोमियल का एक्सपेंशन 0 से शुरू होता है। इसीलिए हमने पढ़ा था कल कि अगर पावर n है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 होती है, एक ज्यादा, है ना। सेम वही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मुझे rth टर्म देखनी है तो देखो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूंगा तो मैं mc2 लिखूंगा, है ना। देखो, अगर मैं सपोज थर्ड टर्म को मैं e3 से डिनोट कर रहा हूँ, अगर मैं थर्ड टर्म की बात कर रहा हूँ तो थर्ड टर्म है कितनी, nc2, x की पावर n माइनस 2 एंड a की पावर 2। इस थर्ड टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, a2 प्लस 1, है ना। इन द सेम वे अगर मैं आपसे कहूँ सेकंड टर्म लिखनी है मुझे, तो मैंने कहा सेकंड टर्म को आप ऐसे लिखो 1 प्लस 1। सेकंड टर्म है कितनी, nc1, x की पावर n माइनस 1, a की पावर 1। ऐसे ही अगर अच्छा मुझे फोर्थ टर्म लिखनी होती तो फोर्थ टर्म को मैं लिखता a4 प्लस a3 प्लस 1, a3 प्लस 1। फोर्थ टर्म यहाँ पर होती और फोर्थ टर्म का जो बेस होता वो 3 होता, x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3, है ना। इन द सेम वे ये जो rth टर्म है ये मैं डिनोट किससे करूंगा, सवाल ये है। आपने देखा कि जब मैं ये थर्ड टर्म की बात कर रहा हूँ तो थर्ड टर्म को मैं 2 प्लस 1 लिख रहा हूँ, 3 से 1 कम, 2 प्लस 1। क्लियर है। तो ऐसे ही जब मैं इस rth टर्म की बात करूंगा तो मैं इस rth टर्म को क्या लिखूंगा, टी आर प्लस 1। क्योंकि मैं इस बात के लिए श्योर हूं कि ये जो r है, क्योंकि एक्सपेंशन 0 शुरू हुआ है, तो ये जो r नंबर की टर्म है ये r प्लस 1th पोजीशन पे होगी। सो टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू एन सी आर, एक्स की पावर n माइनस आर और e की पावर r। इसी को कहते हैं कि ये जनरल टर्म है। आप r की जगह पर 1 पुट करो तो हमें मिलेगा t2 इक्वल्स टू nc1, x की पावर n माइनस 1, a की पावर 1। ये कौन सी नंबर की टर्म है, आपने बोला ना r की जगह पर हम 1 पुट करते हैं। फिर हमारे पास देखो r की जगह पर हमने जैसे ही 1 पुट करा तो मुझे t2 मिला, मतलब सेकंड नंबर की टर्म मिली। r की जगह 1 पुट करने पर मुझे फर्स्ट नंबर की टर्म नहीं मिली। अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैंने r की जगह पर 1 पुट किया है तो मुझे फर्स्ट नंबर की टर्म मिली है, नहीं, फर्स्ट नंबर की टर्म तो nc0 से स्टार्ट है। तो हमेशा याद रखना, जब भी एग्जामिनर आपसे बोलेगा कि फिफ्थ टर्म बताओ तो फिफ्थ टर्म को मैं कैसे लिखूंगा, t4 प्लस 1। ये याद रखिए बात, डायरेक्ट फिफ्थ टर्म को ऐसे मत लिख देना, nc5 गलत हो जाएगा। ये nc5 फिफ्थ नंबर की टर्म नहीं है। ये कौन से नंबर की टर्म होगी, ये सिक्स्थ नंबर की टर्म होगी, क्योंकि एक्सपेंशन 0 से शुरू, हाँ अगर एक्सपेंशन 1 से शुरू होता तो ये डेफिनेटली फिफ्थ नंबर की टर्म बनती, क्योंकि एक्सपेंशन 0 से शुरू हुआ है।
इसलिए ये 6th नंबर की टर्म है। ठीक, इतनी बातें दिमाग में रखते हुए हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपके बनते हैं। इन दिस एक्सपेंशन इस, अच्छा मैंने आपको बाकी औरों के एक्सपेंशन क्यों नहीं बताया, x माइनस ए की पावर n की, फायदा नहीं है, फायदा नहीं है। अब मेरे पास कोई भी एक्सपेंशन होगा ना, जैसे ये एक्सपेंशन है, तो मैं इस एक्सपेंशन को तो कैसे लिखूंगा, मैं सारे एक्सपेंशन को x प्लस ए की पावर n की ही फॉर्मेट में लिख दूंगा। क्या इसको ऐसा लिखना सही है? बिल्कुल। तो ये किसका काम कर रहा है? x का। और ये किसका काम कर रहा है? a का। तो ये एक्चुअल में x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन बन गया। उसने बोला है कि इस एक्सपेंशन में जो कांस्टेंट टर्म है आपको वो बतानी है क्या होगी। हमने कहा ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम जनरल टर्म निकालते हैं, व्हाट इज टी आर प्लस वन। तो हमने कहा सर हमने अभी पढ़ा है टी आर प्लस वन होता है एन सी आर, एन की जगह पर 15 है, एक्स की पावर एन माइनस आर और ए की पावर आर, यही पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, सो 15 सी आर, एक्स का काम कौन कर रहा है? एक्स क्यूब। सो एक्स क्यूब की पावर 15 माइनस आर, और ए का काम कौन कर रहा है? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर आर। ठीक, नाउ वी हैव 15 सी आर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस 3 की मल्टीप्लाई दोनों से करवा देते हैं। सो 45 माइनस 3 आर, है ना। इस -1 को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, -1 की पावर आर। और देखो ये पावर 2 नीचे है डिनोमिनेटर में, जब ये न्यूमिनेटर में आएगी तो ये एक्स की पावर कितनी बन जाएगी? -2r। ऐसा क्यों करा? क्योंकि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी। सो वी हैव 15 CR, x की पावर 45 माइनस 3r, और प्लस ये पावर ऐड हो जाएगी और -1 की पावर r। ठीक है, सो हमारे पास मिल गया 15 CR, x की पावर 45 माइनस 5r और -1 की पावर r। क्वेश्चन में ये बोला है कि मुझे कांस्टेंट टर्म चाहिए। कांस्टेंट टर्म क्या होती है? जिसमें x ही ना हो, मतलब जिसमें वेरिएबल ना हो, उनको कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो इसका मतलब अगर मुझे कांस्टेंट टर्म चाहिए, कांस्टेंट टर्म के लिए इसको 0 बनना पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म में x तो होगा नहीं, x नहीं होगा, इसका मतलब इसको 0 बनना पड़ेगा। और इसको 0 बनने का मतलब है कि 45 माइनस 5r को 0 बनना पड़ेगा, क्योंकि जब x की पावर 0 हो जाएगी तो वैल्यू 1 हो जाएगी, x गायब हो जाएगा। इसका मतलब r को कितना बनना पड़ेगा? 9 बनना पड़ेगा। मतलब जैसे ही मैं r की जगह पर 9 पुट करूंगा तो मुझे जो भी टर्म मिलेगी उसमें x नहीं होगा। सो टी 9 प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर हम पुट कर देते हैं टी आर प्लस 1 था ये, सो टी 9 प्लस 1 इक्वल टू 15 सी 9 एक्स की पावर, खैर ये तो 0 बन गया लेकिन फिर भी 45 माइनस 45 और -1 की पावर 9। सो टी 10 इक्वल्स टू 15 सी 9 इंटू -1 की पावर 9, सो दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस। तो T10 जो होगा वो आपका ऐसी टर्म होगी जिसमें x नहीं होगा, मतलब पूरी तरीके से कांस्टेंट टर्म बनेगी। ठीक, याद रखनी है ये बात आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सेम बिल्कुल ऊपर वाले की तरह आपको x की पावर 4 का कोएफिशिएंट बताना है इस एक्सपेंशन में। ठीक है, सेम इस एक्सपेंशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x/2 प्लस -3 अपॉन एक्स स्क्वायर की कंप्लीट पावर है 10। तो हमने कहा ठीक है ये x का काम करेगा, ये a का काम करेगा, तो ये पूरा एक्सपेंशन कुछ इस टाइप का हमें देखने के लिए मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा व्हाट इज जनरल टर्म? टी आर प्लस 1। अब कहोगे सर 10 सी आर, एक्स की पावर 10 माइनस आर और ए की पावर आर, है ना, यही पढ़ा है। सो 10 सी आर, एक्स कितना है? एक्स है x अपॉन 2 की पावर 10 माइनस आर, और ए कितना है? -3 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर आर। अब सेम वही चीज, यहाँ पर भी मेरे पास x है, यहाँ पर भी मेरे पास x है, तो मैं इस x को पहले ऊपर लाऊंगा, फिर पावर ऐड कर दूंगा, जैसे जस्ट अभी पीछे वाले क्वेश्चन में किया है। बाकी जितनी भी चीजें, जैसे ये 1/2 आएगा मेरे पास, इसकी पावर 10 माइनस आर, फिर ये -3 आएगा इसकी पावर आर, मतलब जो फालतू की चीजें उसको हमने एक साइड कर दिया।
अब यहाँ पर मेरे पास बच गया एक्स की पावर 10 माइनस आर, और ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा पहले माइनस 2r, तब इसमें ऐड होगा। ठीक, नाउ वी हैव 10cr 1/2 की पावर 10 माइनस आर माइनस 3 की पावर r और x की पावर 10 माइनस 3r। हमें कोएफिशिएंट चाहिए x की पावर 4 का। इसका मतलब यहाँ पर x की पावर 4 होना चाहिए, तभी तो x की पावर 4 का ये पूरा हिस्सा कोएफिशिएंट आएगा। हमने कहा बिल्कुल। इसका मतलब ये जो 10 माइनस 3r है, ये 10 माइनस 3r नहीं, इसकी जगह पर 4 होना चाहिए, तभी तो x की पावर 4 मिलेगा। हमने कहा ठीक है, तो 6 इक्वल्स टू 3r मीन्स r इक्वल्स टू 2। मतलब जब मैं r की जगह पर 2 पुट कर दूंगा तो मुझे x की पावर 4 का कोएफिशिएंट मिल जाएगा। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, तो आप पुट करो। सो t3 r की जगह पर 2 पुट कर दिया है, 10c2 1/2 की पावर 10 माइनस 2 माइनस 3 की पावर 2 और यहाँ पर x की पावर 4। अब मुझे x की पावर 4 का कोएफिशिएंट चाहिए, मतलब मुझे केवल इतना हिस्सा चाहिए। तो क्या आ जाएगा, 10c2 1/2 की पावर 8 और 3 3 जा 9, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज हो जाए। यहाँ पर एक तो आपके पास यही कॉन्सेप्ट लगेगा जो हम पढ़ रहे हैं, जनरल टर्म। सेकंड आपके पास लॉग आ चुका है, तो डेफिनेटली यहाँ पर लॉग का भी कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लगने वाला होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि थर्ड टर्म है इस एक्सपेंशन की, वो इतनी है। नाउ थर्ड टर्म t3 को मैं कैसे लिखूंगा, 2 + 1, है ना, क्योंकि जनरल टर्म r + 1 के फॉर्मेट में होती है। दिस इज व्हाट, दिस इज NCR, r की जगह पर 2 है और n की जगह पर 5 है। NCR x की पावर यानी 1/x की पावर 5 माइनस 2, और a कितना है, x की पावर log बेस 10x और इसकी पावर r। इसकी वैल्यू मुझे 1000 गिवन है। ये समझ में आया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाया। सेम अभी ऊपर हमने 2 क्वेश्चन इस टाइप के कर लिए। नाउ व्हाट इज 5c2, सो 5 × 4/2, दिस इज व्हाट 1/x की पावर 3, एंड दिस इज व्हाट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये पावर है तो पावर आगे आ जाएगी log बेस 10x इक्वल्स टू दिस। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, तो हो गया 10 × 1/x की पावर 3, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज x की पावर 2 log 10x इक्वल्स टू दिस। ठीक, तो एक जीरो से हमारा एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज x की पावर -3 इंटू x की पावर 2 log बेस 10x इक्वल्स टू दिस इज 100। ठीक, नाउ देखो यहाँ पर बेस सेम है तो अगेन पावर ऐड हो जाएगी। सो दिस इज x की पावर 2 log बेस 10x -3 इक्वल्स टू दिस वन, सॉरी 100, है ना। ये चीज मुझे मिल गई। मुझे x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू क्या आने वाली है। मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, क्यों ना इसको, इस x को मैं जैसे ही हटाऊंगा यहाँ से, तो मुझे एक चीज पता है कि ये log के बेस में चला जाएगा, log बेस x, और इस 100 को मैं लिख रहा हूँ 10 का स्क्वायर। वी कैन राइट दिस थिंग। ठीक है, नाउ हमारे पास क्या मिल चुका है, दिस वी हैव 2 log बेस 10x -3, और log में पावर आगे आ जाती है, दिस इज 2 log बेस x 10। अब आप बात ध्यान से समझो, अगर log बेस a x लिखा हुआ है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/log x a, मतलब जब बेस और एंगल आपस में चेंज हो जाएंगे तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल बन जाते हैं। ठीक, ये वही काम करने वाला हूँ यहाँ पर। देखो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, लेट log बेस x 10 या फिर log 10, जो भी आपका मन है वो आप ले लो। लेट log बेस 10x को मैं y एज्यूम कर रहा हूँ। इसका मतलब log x 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
1/y, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। मैंने बेस और एंगल चेंज कर दिया। क्यों करा? यहाँ पर देखो 10x बेस 10 है तो मैंने इसको y एज्यूम किया है, और यहाँ पर बेस और एंगल चेंज हो गए, सो दिस इज 2/y। ऐसा क्यों करा? ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, y में इक्वेशन सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है ना। उसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। सो वी हैव 2y² minus 3y equals to 2. So we have 2y² minus 3y minus 2 equals to 0 implies 2y² minus 4y plus y minus 2 equals to 0. यहाँ से मैं 2y कॉमन ले लेता हूँ, सो वी हैव y minus 2, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन, y minus 2 equals to 0. सो एक तो मुझे y की वैल्यू -1/2 मिलेगी और एक y की वैल्यू मुझे 2 मिलेगी ना। y है क्या? y हमने अज्यूम किसे किया है? y हमने अज्यूम किया है log बेस 10x इक्वल्स टू -1/2, एंड सेम यहाँ पर log बेस 10x इक्वल टू 2। ठीक, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, वो नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब आप यहाँ से बात समझो, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर -1/2। क्या ये वैल्यू पॉसिबल है? आप कहोगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू मुझे 1 से बड़ी लेनी है। क्या ये वैल्यू 1 से बड़ी है? नहीं, ये वैल्यू तो 1/100 है, सॉरी 1/10 है ना। x की पावर ये है, ये तो 1 से छोटी वैल्यू है। इसका मतलब ये वैल्यू तो मैं ले नहीं सकता। इसका मतलब मुझे कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी? 10 की पावर 2 मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी यूज हुई है और एक जनरल टर्म की प्रॉपर्टी यूज हुई है। नेक्स्ट, द फोर्थ टर्म इन दिस एक्सपेंशन इज 5/2। सेम वही बात, T4 आपको 5/2 गिवन है, लेकिन T4 को हम लिखते कैसे हैं? T3 + 1। आपको 5/2 गिवन है और T3 + 1 कितना होता है? NCR x की पावर n-r और a की पावर r। इसकी वैल्यू आपको 5/2 गिवन है। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें एक तो a की वैल्यू भी चाहिए और एक n की वैल्यू चाहिए। हमने कहा ठीक है, सुनो, ये हो गया NC3, इसको अलग अलग लिख दूं, a की पावर n-3, x की पावर n-3, और ये कितना हो जाएगा? x की पावर -3 इक्वल्स टू 5/2। वी कैन राइट दिस थिंग। So this we have NC3, a की पावर n-3 and x की पावर n-3 और पावर ऐड हो जाएंगी -3 इक्वल टू 5/2। तो हमारे पास आ गया NC3 a की पावर n-3 x की पावर n-6 इक्वल टू 5/2। अब अगर आप राइट हैंड साइड देखो तो यहाँ पर तो x की कोई टर्म ही नहीं है। आपने बोला ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है, ये तो तभी सेम बन पाएंगी क्योंकि राइट हैंड साइड में x की टर्म नहीं है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी x की टर्म नहीं होनी चाहिए। भाई राइट हैंड साइड कांस्टेंट क्वांटिटी है तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो कांस्टेंट क्वांटिटी होनी चाहिए। इसका मतलब n-6 को 0 बनना पड़ेगा, दैट मीन्स n को 6 बनना पड़ेगा, मजबूरी है बननी। सो n की वैल्यू तो 6 आ चुकी है, सो पुट करो 6C3 a की पावर 6 - 3 इक्वल टू 5/2। ये तो 0 हो चुका है, x की पावर 0 1। सो वी हैव a की पावर 3 और 6C3 कितना होता है? 6 × 5 × 4/3 × 2 इक्वल्स टू 5/2। सो 3 2 6 से 3 2 6 कैंसिल आउट। सो वी हैव a³ इक्वल्स टू, देखो 5 से 5 कैंसिल आउट है ना, तो a³ की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 1/8 मीन्स 1/2 की पावर 3। सो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट भी है। नाउ व्हाट इज मिडिल टर्म? अगर देखो आप, अगर मैं आपको एक पढ़ने का तरीका बताता हूँ, ये जनरलाइज्ड फॉर्म है। जनरलाइज्ड का मतलब कई स्टूडेंट इन चीजों में घबरा जाते हैं कि n क्या होगा, n कितना बड़ा हो सकता है,
हम क्या इनको, आप एन कुछ भी ले लो, एन नेचुरल नंबर है, लेकिन अगर आपको चीजें समझनी है तो आप छोटी चीजों से शुरुआत करो। जैसे x प्लस 1 की पावर 2, इसका एक्सपेंशन क्या होगा? हम कहेंगे सर ये तो फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बिल्कुल सही बात। तो अब ये बताना 1 प्लस एक्स की पावर 3 क्या होगा? तो हम कहेंगे सर ये भी फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। मैंने कहा बिल्कुल। अब मैं आपसे पूछूंगा जरा इस वाले एक्सपेंशन में मुझे मिडिल टर्म बताना। आप कहोगे सर ये भी मिडिल टर्म, बिल्कुल बीचों बीच की। इस वाले इसमें मिडिल टर्म क्या है? सर इसमें तो 2 है। मैंने कहा हाँ, तो ये दोनों की दोनों मिडिल टर्म बनेंगी। बिल्कुल सही बात है। तो आप एक चीज समझो, जब पावर इवन है, हमने ऊपर पढ़ा था ना कि अगर x प्लस ए की पावर n गिवन है तो इसके एक्सपेंशन में n प्लस 1 टर्म्स होती है, क्योंकि वैल्यू 0 से शुरू होती है। इसका मतलब जब पावर इवन है तो एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स आएंगी? n प्लस 1। मतलब अगर n इवन है, अगर यहाँ पर n की वैल्यू इवन है तो n प्लस 1 ऑड मिलेगा। और जब यहाँ पर क्वांटिटियां ऑड होंगी तो मिडिल टर्म निकालना आसान है। लेकिन अगर n की वैल्यू ऑड हो गई तो n प्लस 1 इवन बन जाएगा। और इवन जैसे ही बना, ये देखो ये इवन टर्म्स आ गई। इवन में हमें हमेशा 2 मिडिल टर्म देखने के लिए मिलेगी। तो यही चीज यहाँ पर लिखी है कि अगर n इवन है, मतलब अगर n की जगह पर 2 है, तो इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में केवल एक ही मिडिल टर्म मिलेगी जो होगी n/2 + 1। ठीक। और अगर n ऑड है, ऑड का मतलब यदि पावर ऑड, तो इस एक्सपेंशन में इवन नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगी। मतलब मुझे 2 मिडिल टर्म मिलेंगी, एक n + 1/2 और एक n + 3/2। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, 1 + x की पावर 2n के एक्सपेंशन में मिडिल टर्म कौन से नंबर की होगी? आप कहोगे सर 2n इवन है। 2n क्या है? इवन है। इसका मतलब 2n + 1 क्या होगा? ऑड। मतलब इसका जो एक्सपेंशन आएगा उसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी, और अगर ऑड नंबर्स ऑफ टर्म है तो मुझे केवल 1 टर्म मिलेगी, ओनली 1 मिडिल टर्म। मैं पूछूंगा वो कौन सी होगी, तो आप कहोगे सर क्योंकि केवल एक ही मिडिल टर्म है तो वो होगी n/2 + 1। लेकिन यहाँ पर n की जगह कितना है? 2n। तो क्या हो जाएगा? 2n/2 + 1। मतलब इस एक्सपेंशन को जब मैं ओपन करूंगा तो जो इसकी n + 1th टर्म आएगी वो मिडिल टर्म होगी। ठीक, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, बहुत जबरदस्त टॉपिक, ग्रेटेस्ट टर्म। ग्रेटेस्ट टर्म मतलब बड़ी टर्म। कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये एल्गोरिथम है, इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको TR+1 और TR की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फिर इसका जो रेशो है उसको आपको ग्रेटर देन 1 पुट कर देना है। अब जब आप इस क्वांटिटी को सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ ये मिलेगा, R इज ग्रेटर देन M या फिर R इज लेस देन M। ये आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर M इंटीजर है, अगर सॉल्व करने के बाद M इंटीजर आया तो हम कहेंगे हमारे पास 2 मिडिल टर्म है, M और M+, 2 ग्रेटेस्ट टर्म है, M और M+1। लेकिन अगर M इंटीजर नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रल पार्ट ले लेंगे। इंटीग्रल पार्ट मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर। जैसे सपोज 1.1, इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है? 1। 9.2, इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है? 9। ऐसे ही अगर m इंटीजर नहीं है तो हम उसका इंटीग्रल पार्ट ले लेंगे, और सपोज इंटीग्रल पार्ट मेरा k आ गया तो k + 1th टर्म जो होगी वो ग्रेटेस्ट टर्म होगी। सर क्या क्या बोला आपने? मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन के थ्रू। लास्ट क्वेश्चन है इसका सेशन का। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस एक्सपेंशन में ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगी। मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले हम TR+1 कैलकुलेट करते हैं। तो TR+1 हो जाएगा NCR, ठीक, x की पावर r। यही फॉर्मूला पढ़ा है आपने, ठीक। अब मुझे TR कैलकुलेट करना है। अच्छा, TR को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, TR+1 -1 लिखा जा सकता है। हम कहेंगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहां से आप एक चीज समझो,
मुझे ये कंपैरिजन करनी है, क्लियर है, मुझे ये कंपैरिजन करनी है। और इसको ना आप ऐसे लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। r माइनस वन प्लस वन, क्योंकि r प्लस वन का फॉर्मेट होता है ना, तो ये पूरा r का काम करेगा और ये प्लस वन, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन सी आर एक्स की पावर r, यानी एन आर माइनस वन। ठीक, आपने दो चीजें कैलकुलेट कर ली। उसके बाद आपको टी आर प्लस वन अपॉन टी आर को ग्रेटर देन वन पुट करना है। सो टी आर प्लस वन आपने निकाला 10 सी आर एक्स की पावर आर अपॉन 10 सी आर माइनस वन एक्स की पावर आर माइनस वन इज ग्रेटर देन वन। अब आप इसको सॉल्व करो, 10 सी आर 10 फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पर भी 10 फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। और यहाँ पर मेरे पास है एक्स की पावर आर और इधर एक्स की पावर आर इंटू एक्स की पावर माइनस वन लिख रहा हूँ मैं इसे, क्यों, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, नाउ 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ये डिनोमिनेटर सीधा ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। सो वी हैव आर माइनस वन फैक्टोरियल और ये हो जाएगा मेरे पास 11 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन हियर वी हैव आर फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल को मैं लिख रहा हूँ आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, और इस 10 माइनस आर को ऐसे ही रहने देते हैं इंटू वन अपॉन एक्स की पावर माइनस वन को लिख रहा हूँ वन अपॉन एक्स। ठीक, सो आर माइनस वन फैक्टोरियल से आर माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल आउट। नाउ नेक्स्ट इस 11 माइनस आर फैक्टोरियल को लिखना है 11 माइनस आर, और 11 माइनस आर से कम मतलब 10 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन हियर वी हैव आर, और इस वन अपॉन एक्स को कूद के ऊपर इज ग्रेटर देन वन। ठीक, और यहाँ पर हमारे पास 10 माइनस आर फैक्टोरियल भी था, इससे ये कैंसिल आउट। सो फाइनली मेरे पास बच गया इंटू एक्स इज ग्रेटर देन वन। आपको x की जगह पर 2/3 पुट करना है। सो वी हैव 11 माइनस आर अपॉन आर इंटू 2/3 इज ग्रेटर देन 1। सो वी हैव 11 माइनस आर अपॉन आर इज ग्रेटर देन 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, 22 माइनस 2r इज ग्रेटर देन 3r। सो वी हैव 22 इज ग्रेटर देन 5r। सो r इज लेस देन 22/5। ये सेम वही आ गया, r इज लेस देन m। क्या ये m इंटीजर है? नहीं, आप कहोगे ये 4.4 की वैल्यू है, जब इससे डिवाइड करोगे तो 4.4 आएगा, और इसका इंटीग्रल पार्ट कितना बनेगा 4। तो जो भी इसकी ग्रेटेस्ट टर्म होगी वो एक ज्यादा, याद करो जब m इंटीजर नहीं है, when m is not integer, तो हम उसका इंटीग्रल पार्ट लेंगे। सपोज इंटीग्रल पार्ट k आ गया तो हमने इसका इंटीग्रल पार्ट लिया और इसका इंटीग्रल पार्ट 4 आ गया, तो इन दिस केस k प्लस वन इज द ग्रेटेस्ट टर्म, मतलब इसकी जो ग्रेटेस्ट टर्म आएगी वो कितनी आएगी 4 प्लस वन मीन्स 5, इसकी क्या आएगी ग्रेटेस्ट टर्म आएगी। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट, जहां से हर बार एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली एग्जाम में बनता है। तब तक के लिए मेहनत करो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो, प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगाओगे एग्जाम में उतना ही फायदा आपको देखने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।